सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सच से रूबरू होने के लिए। 8वां दिन चयन बोर्ड पर इस उम्मीद से बैठे हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बोधि वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष कौन सा है पता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वैसा वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। कैवल्य है, जगत मिथ्या है, क्या सोचो क्या साथ जाएगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम उसको अपना समझकर मग्न हुए जा रहे हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। चेयरमैन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा दुखों का कारण तुम्हारा यही है। 57 महीने की नौकरी, 1 करोड़ 14 लाख की वसूली आपने कमाई है, बचा है आपका मात्र 3 महीना। 3 महीने में प्रति महीना 2 लाख 6 लाख आप छोड़ना नहीं चाहते, आपके दुखों का कारण यही है। और काम भी नहीं करना चाहते, आपके दुखों का कारण यही है। तो आपको महसूस करना होगा, ज्ञान की प्राप्ति करिए, चारों दिशाओं को अपना समझिए। तो चारों दिशाओं में रहने वाले बेरोजगारों को भी अपना समझिए, क्योंकि आपकी पैदाइश चयन बोर्ड में अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्रमिक अनशन 6वां दिन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और मानेंगे, नहीं तो हम मानने पे मजबूर कर देंगे, बेतहाशा मजबूर करेंगे, इस कदर मजबूर करेंगे कि आप न संभल पाएंगे न अपने आप को संभाल पाएंगे। आपकी हैसियत उस लायक हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि अम्मा यार, वो कौन सा बुरा दिन था, वो कौन सा वक्त था जब हम अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर नियुक्त हुए थे। नहीं तो हमारी जिंदगी का सबसे ये काला और स्याह दिन होगा। हमने भी फैसला कर लिया है कि आपको सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलना होगा और परीक्षा तिथि की घोषणा करनी होगी। चेयरमैन साहब, आइए, हम आग्रह करते हैं, यकीन जानिए, भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए, मत रहिए एसएसपी आवास और जो है जिलाधिकारी आवास के बगल में जो आपका बंगला मिला है, वहां छुप कर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आइए, हमसे वार्ता करिए, बातचीत करने की कोशिश करिए, डायलॉग करिए। डायलॉग से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। छुपने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन साहब, आपको भागने की भी जरूरत नहीं है। ये सारे बच्चे आपके अपने हैं, आपको सिर्फ एक बेहतरीन और खूबसूरत फैसला करने की जरूरत है। आपको समझना होगा, एक शानदार फैसला करिए। काफ़ी पैसा हमने आपको दिया है, काफ़ी समय से दे रहे हैं। 57 महीने की सारी सैलरी हमारी कमाई का था, 750 रुपया प्रत्येक आवेदन, प्रत्येक व्यक्ति ने आपको 750 दिया। पिछले वाले में भी दिया, इस बार भी दिया। 98 करोड़ 92 लाख अभी रिसेंटली दिया। इसके पहले भी आपको लगभग 1 अरब रुपया दे चुके हैं, जिसमें से आपने लगभग 1 करोड़ 14 लाख बतौर वेतन अध्यक्ष के रूप में आपने उठाया है। कम से कम कुछ तो सोचने की जरूरत है, कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो शर्मिंदा होइए। आप बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी ख्वाहिश कहाँ से आपके पास आ रही है? लेकर कुछ नहीं जाना है, खाली हाथ आए थे चेयरमैन साहब, खाली हाथ जाओगे, यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा आपको। इसलिए आप महसूस करिए, कीजिए। हम आपसे कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे कहा सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलिए। कंसंट्रेशन भंग होता है मेरे। हम लोग क्रमिक अनशन के 6वें दिन यहाँ पर मौजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष महोदय फरार, पता है कि नहीं आप लोगों को? चेयरमैन साहब इसी इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर मौजूद हैं 3 दिनों से, लेकिन आने की न हिम्मत कर पा रहे हैं, न हिमाकत हो पा रही है कि वो चयन बोर्ड में आए, क्योंकि हमने भी वो रास्ता बंद करने की कोशिश किए हैं जहां से उनका आना और जाना होता था। यही वो गेट है, यकीन जानिए, गौर से देखिए, पहचान लीजिए। यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज, यही वह गेट है जहां से चेयरमैन साहब को आना और जाना होता है। यहीं से अंदर आते हैं, यहीं से बाहर निकलते हैं। हमने उस गेट पर बैठने की कोशिश की है कि आपको हमारी बातों को सुने बिना न हम अंदर जाने देंगे, और अंदर गए तो बाहर निकलने नहीं देंगे। हमने कुछ गलत कहा क्या?
सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलना चाहिए कि नहीं? हमें नौकरी की जरूरत है ना, आपको सबको है ना। ये क्यों मौजूद है, ये क्यों मौजूद है बतौर अध्यक्ष? आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको अध्याचन का पोर्टल खोलना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारे अधिकार सीमित है। वो कौन सा शख्स है जो इस बात को लेकर आपसे कह दिया कि आपके अधिकार सीमित हैं? वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व है, मौजूद है, आप बतौर अध्यक्ष कार्यरत हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमारे अधिकार सीमित हैं। लेकिन अभी सैलरी लेना होगा 2 लाख रुपया प्रति महीना, तो आप फटाफट 57 महीने से ले रहे हैं। 58वां भी लेंगे, 59वां भी लेंगे, 60वां लेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे, तब तक हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका रहेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम सब लोग भैया ना भैया सिलसिला बदस्तूर जारी है। 70 के बाद 100 के बीच में सारे के सारे सवालों के उत्तर हमें आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया। पूरा का पूरा 100 सवाल, 125। उसके बाद हम 100 से आगे बढ़े धीरे धीरे। फिर जो है अपने कदम को रोकने की कोशिश किए कि नहीं 100 तक सवाल तो बिल्कुल सही है। पता चला कि अब धीरे धीरे चलना है। 100 से 101, 2, 3, 4 सब सवाल आते जा रहे हैं, सब सवाल आते जा रहे हैं। 120 तक पहुंचे, पता चला 100 से 120 तक सारे सवाल हमें आ रहे हैं। आहा, यानी कि 125 में 120 सवाल आ रहे हैं। 5 सवाल ऐसे बचे जो मुझे कंफ्यूजन दे रहे हैं। 5 सवाल ऐसे बचे जो मुझे कंफ्यूजन दे रहे हैं। तो हमने भी हौसला नहीं आ रहा, नहीं इसका 121 का ABCD, अच्छा इसमें कंफ्यूजन है। 22 का भी ABCD, इसमें भी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं है, आँख को बंद करेंगे, पेन को उठाएंगे, ब्लैक पॉइंट बॉल पॉइंट पेन, और कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। तुरंत लगेंगे। और पक्का मैं बता रहा हूं मेरी बहन और मेरे भाइयों, जहां आपने ये पढ़ा हनुमान चालीसा, आपको पता चला कि आपके 125 में 125 सही हो। अब सिलेक्शन कोई रोक देगा क्या? चेयरमैन साहब रोक सकते हैं? अब सुनिए, अब चेयरमैन साहब को जो है, अब चेयरमैन साहब को यहीं से तकलीफ शुरू होगी। चयन बोर्ड के अधिकारियों को यही समस्या आएगी कि अम्मा यार ये क्या हो गया, 125 सवाल हमने जो है बनाए थे, ये सारे के सारे सब सही कर रहे हैं। इसका मतलब अब हमको सवाल के जवाब गलत बनाने पड़ेंगे। अब सवाल के जवाब हमको गलत बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे लोगों का, बैठिए, कंसंट्रेशन भंग हो रहा, बहुत मूड बना के बोल रहा हूँ आज। आइए, बहुत जल्दी आई हैं आप, बैठिए। बच्चा भी आ गया, कोई बात नहीं है, बीएड नहीं करना है। अब हालात ये है कि 125 प्रश्न सही हो रहे थे हमारे, बिल्कुल सही। चयन बोर्ड को इस बात की बेहद तकलीफ है। उसने सोचा कि हमारा यार सबका तो 125 सही होगा, तो हम कैसे क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, उत्तर प्रदेश को कहाँ स्थापित किया जाए? नहीं, लखनऊ में तो है ही है। कुछ गलत करने के लिए कुछ गलत करना पड़ेगा ना। तो सवाल ये आएगा कि अब जो सवाल बनता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, अच्छा बताओ, तुमने सब सही कर लिया, तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन बताया? आपने क्या लगाया? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको पता है कि पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, लेकिन हम थे पढ़े लिखे,
हमने जो है बहुत उम्मीद से हमने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति तो पहले राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, भले चयन बोर्ड इसको जो है ना माने, लेकिन ऐसा हुआ बाद में हालात क्या बने कि राष्ट्रपति पंडित नेहरू नहीं है ना, लेकिन चयन बोर्ड क्या कह रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति पंडित नेहरू। अब आएगा मामला दूसरा, उसी में आपके बीच में आएगा एक काला कोट पहने हुए व्यक्ति, अचानक से आएगा और कहेगा क्यों परेशान हो, क्योंकि कुछ ऐसी बहनें होंगी, कुछ हमारे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने पढ़ाई की थी खूब, लेकिन पहला राष्ट्रपति कौन है, पंडित नेहरू, ये पढ़ाई उन्होंने की और उन्होंने तुक्के में मार दिया, तुक्के में मारा, उनका सही हुआ क्योंकि चयन बोर्ड गलत, वो भी गलत, दोनों ने पंडित नेहरू को मारा। वो तुक्के वाले जो हैं वो सही हो गए, अपने आप को पूरा जो है फूले नहीं समा रहे हैं। बाद में पता चला, आपसे कहा गया आपत्ति लाइए, आपने आपत्ति दिया, आपत्ति में जो है फिर आंसर बदला गया, वो जो है लड़का या लड़की, भाई या बहन, वो कहाँ गई या गया कोर्ट। वकील साहब ने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आजादी की लड़ाई मेरे बाबा ने लड़ी थी। मुझे मुकम्मल यकीन है कि पहले राष्ट्रपति पंडित नेहरू थे, क्योंकि मेरे बाबा बताया करते थे। इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाओ 500 के 100 नोट, फीस हमारी फीस 50,000 रुपये लाइए, इस क्वेश्चन को मैं सही करा दूंगा। तो ये हालात, ये बेरोजगार हम भी हैं, बेरोजगार वो भी है जो क्वेश्चन सही कराने गया। हर बेरोजगार कहीं न कहीं इसी तरीके से शोषण का शिकार होता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, इसको हमें समझना है कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, हमारी बेरोजगारी के साथ खेलने की साजिश हो रही है कि नहीं, हमको बेरोजगार रखा जाए, लगातार रखा जाए। आप लोगों को पता है कि लगातार बेरोजगारी गरीबी का कारण होती है, एहसास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें बहुत दिनों से होंगे, कुछ महीनों से कुछ लोग होंगे, कुछ लोग कुछ सालों से होंगे, कुछ लोग सालों में पंचवर्षीय योजना भी लगा चुके होंगे। ऐसे लोग कैसे इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर मौजूद रह रहे हैं, किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को जूझते हुए भी हम इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर मौजूद हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी ज़िंदगी संवारनी है, एक नौकरी पाना है, एक नौकरी पा के ही जाना है, क्योंकि हमें अपना मुंह दिखाना है, सीने को चौड़ा रखना है, आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं आपसे, बिना पूछे भी सवाल करते हैं, बिना देखे भी सवाल करते हैं। सवाल उनकी निगाहों में होता है। जब आपकी निगाहें उनकी निगाहें टकराती हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आप आंख बंद करके महसूस करिए, ऐसा आपने महसूस किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सवाल किए होंगे कि अम्मा यार क्या हो रहा है, कब तक होना है, कैसे होना है, कौन सी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी की पढ़ाई कर रहे हो कि नौकरी पाने नहीं पाने की साजिश कर रहे हो, या बेवकूफ़ बना रहे हो अपने घर वालों को। ऐसे तमाम सवाल जो आपके वजूद पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है। कैसे देंगे? जब नौकरी पाएंगे। इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दहलीज से जब हमें नौकरी मिलेगी, इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा जिसमें हमारा नाम, हमारा रोल नंबर छपा होगा, तब जाके हमें सुकून हासिल होगा। तब जो है हम बता पाएंगे कि नहीं, हम उस दौर में भी कामयाब थे जब तुम निकम्मा समझ रहे थे, हम आज इस दौर में भी कामयाब हैं क्योंकि हमारा पोर्टल पर रिजल्ट आ चुका है। हम 60 से 65 हज़ार के ऐसे आदमी हैं जो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे। ये वजूद हमारा हमने बनाया है, हमने वो फैसला कर लिया था शुरू में ही कि हमें ऐसी नौकरी पानी है जिसमें पूरा अगर हिंदुस्तान डूबेगा तभी हम डूब पाएंगे। इसीलिए हमने कौन सी नौकरी तलाश की? सरकारी। बोलिए सर। ये नौकरी का एक अलग महत्व है। महसूस किया आप लोगों ने कभी? कैसा लगता है? फीलिंग कैसी होती है? बहुत अच्छा अच्छा लगता है। मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा
उसमें भी देखिए, प्राइवेट नौकरी में भी पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है, उसमें गांधी जी का छपा होता है, फोटो छपा होता है ना। सरकारी में भी छपा होता है। 500 के नोट से भी पेमेंट होते हैं, 2000 वालों से भी पेमेंट होते हैं। अब 2000 के नोट छपने बंद हो गए हैं, 200 वाले भी आ गए हैं मार्केट में, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि नोटों की जो संख्या हो, महसूस करिए, नोटों की तादाद ज़्यादा हो। प्राइवेट वो चीज़ नहीं देगा जो सरकारी देगा, महसूस कर रहे हैं आप लोग। प्राइवेट वो चीज़ नहीं देगा जो सरकारी देगा। एक तो नोटों की तादाद ज़्यादा, दूसरा इस बात का यकीन कि यह नोट मुसलसल लगातार 62 वर्ष तक मिलता रहेगा, इस बात का यकीन दिलाता है सरकारी नौकरी। क्योंकि प्राइवेट में यह भरोसा नहीं है, वो आपको 32 में भगा दे कि 34 में भगा दे कि 36 की उम्र में भगा दे, लेकिन सरकारी आपको 62 से पहले जाने नहीं देगा। अब उसके लिए आप जो है 30 दिनों का महीना होता है, 4 संडे। कितनी खूबसूरत नौकरी, हमारी बहनों के लिए तो बेहतरीन है। शिक्षिका की नौकरी सबसे बेहतरीन हमारी उन बहनों के लिए है जो कि अपनी जिंदगी को आन बान शान से जीना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं समाज को कि हम भी उस काबिल हैं। क्योंकि समाज आप लोगों का कहाँ से शुरू होता है? पहले घर से ही होता है। हमारी बहनों का समाज पहले अपने घर से ही शुरू होता है। उसके बाद 2 ध्रुव आते हैं, एक मायका और एक ससुराल का, है ना। मायके में मोहब्बत, ससुराल में ज़्यादा मोहब्बत। सबसे ज़्यादा मोहब्बत कहाँ मिलती है? ससुराल में। मायके में नहीं, मतलब ससुराल में मिलती है। कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि तजुर्बा इस बात का है सबको कि अगर हम ससुराल गए तो वहाँ एक ननद होगी कम से कम, और एक हमारी सास होगी जो सास नहीं लेने पे मजबूर करेंगी, लेकिन वो माँ के समान हो सकती हैं। तमाम ऐसी सासें हैं जो माँ के समान भी होती हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी बेटी को अपने घर ला रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि नहीं हमारी वो बहू है, और वो रात के 12 बजे हमारा पैर दबाए, ये हर सास लोगों की फितरत मैं बता रहा हूँ। हमारी बहू है, रात के 12 बजे तक हमारा पैर दबाए, लेकिन हमारी जो बेटी है, हमारा दामाद इतना अच्छा है कि हमारी बिटिया को लेके लंदन ही रहता है, इंडिया में तो रहते ही नहीं है। अरे भाई, जहाँ पर आपने अपनी बिटिया की शादी की है उसका भी तो कोई माँ है, उसकी भी तो कोई सास है। अगर आप ये सोचती हैं कि वो हमारा पैर दबाए, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि हमारी बिटिया भी जाके हमारी सास का पैर दबाए। पैर दबाना कोई गुनाह नहीं है। अगर पति की माँ है तो वो भी हमारी माँ है और हमारी माँ भी हमारी माँ है। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़्यादा मोहब्बत कब आएगी? महसूस करा रहा हूँ अभी 1 मिनट में। आपकी सास है जो सांस लेने पे मजबूर, नहीं लेने पे मजबूर कर रही है कि आप सांस मत लो क्योंकि मैं सास हूँ। लेकिन आप यकीन जानिए, आप सोच कर देखिए, आपके गृह विज्ञान का रिजल्ट आता है, मान लीजिए, और आपका सिलेक्शन होता है, आपको नियुक्ति मिलती है, जहाँ ज्वाइनिंग हुई या रिजल्ट ही भर आया, अचानक से आपके ससुराल का पूरा माहौल बदला सा दिखाई देगा। अरे मुझे पता था, तुम्हारा सिलेक्शन तो होना ही है, तुम काम बिल्कुल मत किया करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं खुद करूंगी। सास भी कहेगी, ननद भी कहेगी कि नहीं, अरे भाभी तुम थक जाती हो, पढ़ाने भी जाना है तुमको, सुबह तुमको निकलना है, चाय मैं बनाऊंगी, नाश्ता मैं जो है करूँगा, बना के खिलाऊंगी। और पति भी कहें कि आप परेशान क्यों, मैं सुबह ले जाके गाड़ी से छोड़ दिया करूँगा।
ये आत्मसम्मान कौन देगा? ये आत्मसम्मान आपको आपकी नौकरी देगी, और उसको आप हासिल कैसे करेंगे? अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से। उसी नौकरी को पाने की कवायद में आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर 6वें दिन भी क्रमिक अनशन कर रहे हैं कि सुनो सुनो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे आपके दहलीज पर आए हैं, आपको यह बताने आए हैं कि 4163 सीटें हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। बहुत कम सीटें हैं, इतनी कम सीटें हैं कि पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा। जबकि अंदर आपके खजाने के पास, अंदर जिसमें जो सिमसिम है, जिसको एक बार बोलना था खुल जा सिमसिम, अगर वो आप बोल देते तो उस खजाने से 20 से 25 हजार सीटें बाहर आ जाती। अगर वो सीटें बाहर आती तो ये 4000, वो 25,000, 29 से 30,000 सीटें, तो हम सारे बेरोजगार भाई बहनों को एक अदद नौकरी मिल जाती। इसी को समझाने के लिए आज क्रमिक अनशन के 6वें दिन हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों, सुनना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए कि ये तुम्हारे हक की बात है, तुम्हारे अधिकार की बात है, तुम्हारे हक की रक्षा, तुम्हारे हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अकेला रहूंगा तो तन्हा हो जाऊंगा, कमज़ोर भी रहूंगा। चेयरमैन साहब कहेंगे कि सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है क्या इतनी विज्ञापनों की, इतनी ज़्यादा अधियाचनों की? ज़रूरत अगर होती तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ पड़ता। यही हमको बताना है कि आना होगा, हम सबको आना होगा। इस मैदान जंग में ऐलान कर दिया गया है, आप सभी लोग आइए, मौजूदगी दर्ज कराइए। चेयरमैन साहब को घुटने के बल लाना है। क्रमिक अनशन का 6वां दिन है, हमने न थकने की ठानी है, न रुकेंगे, न हटेंगे, न बैठेंगे। हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक सीटों में वृद्धि के लिए अधियाचन का पोर्टल चयन बोर्ड द्वारा नहीं खोला जाता या परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होती। ये हमने फैसला कर लिया है, हमारे हौसले को जो है हमने खुद बनाया है। और चेयरमैन साहब आपको समझने की ज़रूरत है, समझ जाइए, बेहतर है। इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर आप रह रहे हैं, 3 दिनों से मौजूद हैं, लेकिन आपने आने की कोशिश नहीं की। हम आपको बता दे रहे हैं कि हम मजबूर कर देंगे, आपको बेबस हो जाएंगे, आप लाचार हो जाएंगे, आपको उसी घर से लेकर आएंगे और इस क्रमिक अनशन स्थल पर आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी और आकर कहना पड़ेगा कि आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो, मैं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऐलान करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों के दर्द को महसूस किया हूं, इसलिए मैंने निर्देश जारी कर दिया है कि अधियाचन का पोर्टल खोला जाए, खुल जा सिमसिम, और उत्तर प्रदेश के तमाम डीआईएसओं से कहा जाएगा कि लाओ हमारे पोर्टल पे जितना अधियाचन है फेंको, हम कलेक्ट कर रहे हैं, फेंको। यह बात जब तक आप नहीं कहेंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहीं रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक आप मजबूर न हो जाएं या हम मजबूर न कर देंगे। यह हमारा हौसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।